ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम एमसीक्यू नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एमसीक्यू में आपको कहते हैं फाइंड द मास ऑफ अनइवन रॉड शोन इन फिगर इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। तो इस अनइवन रॉड यानी जो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका एक एंड ए एक एंड बी है, और इस रॉड का जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, जहां पर इसका सारी ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर मास एक्ट करेगी, तो वो यहाँ पर एंड ए से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपके पास इस डायग्राम में एंड ए से लेकर इस सेंट्रल पॉइंट को, जिसको पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन और इस एंड ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपके पास इस सेंटर से लेकर यहाँ पर एक मास जो लटकाया हुआ है, जिसकी मास 80 ग्राम। तो इस ब्लॉक की जो पॉइंट है, जो पोजीशन है, उस पोजीशन की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर है। और आपको कहते हैं कि आप लोग जो है इस अनइवन रॉड की मास जो कि यहाँ पर एक्ट कर रही है, ये मास आप लोग कैलकुलेट करें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चले मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। एंड लेट सपोज कि मैंने इस m को m1 कह दिया, और यही m1 जो है, तो यही में m1 मैंने कैलकुलेट करना है। सो यू कैन से m1 मीन m, और यही m जो है ना मैंने कैलकुलेट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो m है मैंने इसको m1 कह दिया। यहाँ पर इस ब्लॉक की जो मास 80 ग्राम, तो लेट सपोज कि मैंने इसको m2 कह दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर इस रॉड की जो मास है, इस पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, और लेट सपोज कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने Fg1 कह दिया। क्लियर? जबकि इस साइड वाले इस मास पर डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को चलो मैंने Fg2 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप गौर करें, जब ये Fg1 डाउनवर्ड इस पर एक्ट करेगा, तो ये बॉडी जो है, यानी ये रॉड जो है, ये इस फिक्स पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन जो O से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरह रोटेट करेगा, इस फोर्स की वजह से। आप देख सकते हैं, तो जब ये इस तरह रोटेट करेगा, तो ये रोटेशन आपको शो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर? तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लाइक दिस वन। ओके, जबकि ये जो Fg2 यहां पर एक्ट करेगा, तो इसकी वजह से ये बॉडी यू रोटेट करेगी, और जब यू रोटेट करेगी तो आप देख सकते हैं दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसलिए मैं इस टॉर्क को क्लॉकवाइज रोटेशन कहता हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप जैसे कि हमने थ्योरी में भी सीखा है कि हर एक टॉर्क का एक मोमेंट आर्म भी होता है, जो कि सेंट्रल पॉइंट से लेकर उस फोर्स तक डिस्टेंस होता है जहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो ये देखें, यहां पर ये जो Fg1 अप्लाई है, इसका सेंटर से डिस्टेंस जो है, लेट सपोज उसको मैंने R1 कहा। क्लियर? और ये R1 कितना है, तो जरा देखिए गौर से, इस सेंटर से लेकर इन तक 30 सेंटीमीटर, जबकि इस साइड पे इस फोर्स तक 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे रह चुका है। तो आप लोग इस तरह कर ले कि 30 - 14, तो आपके पास ये R1 जो है ये 16 सेंटीमीटर का मिल जाता है आपको। क्लियर? सो R1 जो है दैट इज 16 सेंटीमीटर सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, जहां पर इस रॉड का मास जो है ये एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो मैंने एक ब्लॉक अटैच किया है, तो इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 2 एक्ट कर रहा है, और इसका डिस्टेंस जो है सेंटर तक, तो उसको हमने यहां पर R2 कह दिया। ये मोमेंट आर्म R2 है, और इस R2 का डिस्टेंस जो है, अगर आप ऊपर देखें तो ये देखें, जहां पर फोर्स अप्लाई हुआ है और जहां पर फिक्स पॉइंट है, तो इनके दरमियान में कितना 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मौजूद है। तो यहां पर R1 जो है दैट इज 16 सेंटीमीटर, और जो R2 है दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां पर हमने देखा कि Fg1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और Fg2 की वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा होती है। तो टॉर्क पर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यूज करेंगे, और आसानी से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर पाएंगे। सो सिंपली आप कह सकते हैं कि अप्लाइंग सेकंड कंडीशन, क्लियर, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब हम इस पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, जो टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, इट विल बी इक्वल टू द टॉर्क क्लॉकवाइज। क्लियर है? नाउ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर आप देखें तो ये Fg1 की वजह से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है इस रॉड में। तो आप कहते हैं कि टॉर्क विच इज Rf, तो R होगा और इसके साथ F जो होगा
वो Fg1 होगा। इन द सेम वे ये क्लॉकवाइज टार्क अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लॉकवाइज टार्क जो है ये इस Fg2 की वजह से, तो इसका फार्मूला होगा Rf, तो इसके साथ हम लिखेंगे R2 और Fg2। क्लियर? तो जो एंटी क्लॉकवाइज हैं वो Fg1 की वजह से R1 होगा और Fg1, जबकि क्लॉकवाइज टार्क जो है वो Fg2 की वजह से, तो इसके साथ लिखते हैं R2 Fg2। क्लियर है? अब मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये देखिए R1 इंटू Fg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज mg, तो मास के साथ देखे मैंने 1 नंबर लिखा क्योंकि Fg1 है। यहां पर ये R2 और Fg2 की वजह से इसका जो फार्मूला है mg लिखेंगे, तो मास के साथ मैंने 2 लिख लिया क्योंकि Fg2 नंबर है। अब देखें इस पॉइंट को नोट करें कि मैंने g के साथ कोई भी 1 और 2 नहीं लिखा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस रॉड के ईच पॉइंट पे वो सेम रहेगा, सो दैट्स व्हाई मैं इसके साथ 1 या 2 नहीं लिखता। क्लियर? तो आप क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय g, तो ये g जो है बोथ साइड से कैंसिल हो सकता है अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो मैंने इसको डिवाइड किया बाय g, बोथ साइड्स को मैंने डिवाइड किया बाय g, तो g बोथ साइड से कैंसिल हो चुका। अब चूंकि मैंने m1 कैलकुलेट करना है तो मैं इसको सिंपली m1 के लिए कैलकुलेट करता हूं। ये r1 जो यहां पर मल्टीप्लाइड है इधर लाकर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिए R2 m2 और ये आकर इधर R1 डिवाइड हो जाता है। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दे और इजीली आप जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये देखिए जैसे कि मैंने सपोज किया था कि m1 जो है वो m के बराबर है, तो m1 की बजाय मैंने m लिखा, जबकि R2 जो है डायग्राम से आप देख सकते हैं R2 कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो इसकी बजाय मैंने 20 सेंटीमीटर लिखा। और ये जो m2 है, m2 इधर दैट इज 80 ग्राम आप देख सकते हैं, तो इसकी बजाय मैंने 80 लिखा। और जो R1 है, तो R1 मेरे पास कितना है यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, दैट इज 16 सेंटीमीटर, तो इसकी बजाय मैंने 16 लिखा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1600 डिवाइड बाई 16। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 16 1 16 16 1 16, इस तरह आपके पास ये जो m है, तो m की मास जो है वो आपके पास आ जाती है 100 क्लियर ग्राम, क्योंकि मासेस हमारे पास ग्राम में गिवन है, तो हमने जो कैलकुलेट किया वो मास भी ग्राम में होगी। तो जो मास आपके पास कैलकुलेट हो गई वो कितनी है, दैट इज 100 ग्राम। तो अगर आप अपने साथ ये ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन ए जो है दैट इज 100 ग्राम, ऑप्शन बी 150 ग्राम, ऑप्शन सी 80 ग्राम एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज 5 ग्राम। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है दैट इज 100 ग्राम, जो यहां पर हमने कैलकुलेट किया। सो यू कैन से कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, और इस ए में क्या है, दैट इज 100 ग्राम। सो आप लोगों ने ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट करना है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन।